एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, बच्चे कह रहे थे, कितने लोगों ने उसको आंसर निकाल लिया था जो आंसर मैंने दे रखा था आपको? काफी बच्चों ने निकाल लिया है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर निकाल लिया है। 20 मीटर पर सेकेंड, यस। तो एक सॉल्व कर रहा हूं बस, फिर उसके बाद में हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है? एक और कर लो। चलो थोड़ा सा एक अलग तरह का सवाल करता हूं मैं। क्वेश्चन लिखिए, अपवर्ड आंसर है, पिछले जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था उसमें आंसर है अपवर्ड की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है, M is a motor with shaft. It can wrap or unwrap the string. स्टाइल मारनी है, स्टाइल और कुछ नहीं है। एक मोटर है, मोटर घूमती है तो मोटर के साथ में एक लगा रखी है शाफ्ट। शाफ्ट मतलब एक सिलेंड्रिकल रॉड टाइप की होती है कि अगर उसको धागा एक्स्ट्रा मिला तो वो लपेट लेगी, और अगर किसी ने उससे छीना तो वो अनरैप कर देगी। ये देखो इस तरह डायग्राम, ये धागा फिर मैंने इसे बांध रखा है और एक देखा नीचे जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन है, फाइंड द रेट एट विच string is being wrapped or unwrapped। यानी आपको ना सिर्फ ये बताना है कि धागा रैप हो रहा है या अनरैप, बल्कि ये भी बताना है कि उसकी रेट क्या है। फाइंड द रेट एट विच string is being wrapped और unwrapped। तो रैप और अनरैप भी खुद सोचना है आपको। M is a motor with a shaft, ये शाफ्ट है उसकी। It can wrap और unwrap the string, ये धागे को इकट्ठा भी कर सकती है और छोड़ भी सकती है, whatever is required। Find the rate at which string is being wrapped or unwrapped। तो काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है और सही आंसर भी है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आसान है। इसमें तो एकदम से दिख जाता है कि यार देखो 1 सेकंड बाद ये बंदा 6 मीटर नीचे जा चुका होगा, तो ये कहेगा भाई मेरे को 6 मीटर धागा यहां भी चाहिए और 6 मीटर धागा यहां भी चाहिए, टोटल 12 मीटर धागा चाहिए। धागा कहां से आ रहा है? यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से आ रहा है। यानी मोटर हर सेकंड में 12 मीटर धागा अनरैप कर रही है। सर कैसे किया आपने? आजा। कुछ नहीं आता मेरे को। L1 L2 L3 बराबर, ध्यान से सुन लो, कुछ अलग L है, डिफरेंशिएट कर दे। dl1 by dt प्लस dl2 by dt प्लस dl3 by dt बराबर 0 नहीं है। अब की बार 0 नहीं है, क्योंकि पूरे धागे की लंबाई कांस्टेंट नहीं है भाई साहब। धागा एक्स्ट्रा मिल भी सकता है अगर चाहिए तो,
और धागा हो सकता है कि तुम छीन भी रहे हो। तो सर ये तो बता दो डीएल बाई डी टी क्या है? डीएल बाई डी टी ही तो मेरा आंसर है। डीएल बाई डी टी तो मेरा आंसर है। क्वेश्चन में पूछ रखा था व्हाट इज द रेट एट विच लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज चेंजिंग। लेट अस से डीएल बाई डी टी आ गया पॉजिटिव, मान लिया डीएल बाई डी टी आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब पूरे धागे की लंबाई बढ़ती जा रही है। अरे तो भैया बढ़ रही है तो आ कहां से रही है? इसका मतलब अनरैप हो रहा है। तो भैया अभी अच्छे से सवाल आएंगे इस पर। अगर डीएल बाई डी टी पॉजिटिव है मतलब अनरैप है, और अगर डीएल बाई डी टी नेगेटिव है मतलब रैपिंग है। क्यों सर? एल क्या है? पूरे धागे की लंबाई है। अगर वो बढ़ रही है इसका मतलब उसके चेंज होने की रेट पॉजिटिव होगी। बस अब ये सब तो वैसे लिखना जैसे हम अब तक लिखते थे। ये फिक्स है, ये दूर जा रहा है, +6 0 +6। L3 में ये भी फिक्स है, और मोटर भी जमीन पे रखी हुई है, मोटर भी जमीन पे रखी हुई है, इसलिए L3 के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। यही है मेरा आंसर डीएल बाई डी टी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया था, लेकिन भैया अभी क्वेश्चंस और बढ़िया आने वाले हैं, उसके लिए मैंने आपको ये जवाब दिया है। मजा आएगा। तो स्टाइल है ना, स्टाइल है बस। मोटर लगा दी, धागे को लपेट रहे हैं, लटरम पटरम। आइए करते हैं एक और सवाल। नई चीज क्या थी? द डीएल बाई डी टी इज नॉट जीरो दिस टाइम बिकॉज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट कांस्टेंट। धीरे धीरे क्वेश्चंस कैसे बढ़ते रहते हैं समझिएगा। लिफ्ट में रख दिया है पूरा का पूरा सामान। लिफ्ट ऊपर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी ऑफ ए है 6 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी if string is wrapped at 14 मीटर पर सेकेंड। ये मोटर अब की बार लिफ्ट के फर्श पर बांध दी गई है भैया। इस मोटर को लिफ्ट के फर्श पर बांध दिया गया है। वही मोटर है विच कैन रैप और अनरैप, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट string is being wrapped at 14 meter per second. Find velocity of B. ये मत पूछना मुझसे कि सर B की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में पूछी है, क्योंकि जब कुछ नहीं दिया इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछी है। कुछ नया नहीं है भाई मेरे पास। L1 L2 L3 L4 इतना ही आता है मुझे, और कुछ नहीं आता है। सीधी सी बात बता दूं मैं तुम्हें। प्लीज खुद से करें, मुझ पे ध्यान ना दें।
जल्दबाजी करेंगे तो ऐसा ही होगा, घटिया आंसर ही देंगे। हीनल तातेड़, देवेश राखेचा, श्री राम। पता नहीं जल्दबाजी क्यों है तुम्हें आंसर देने की यार। तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि सही आंसर के नंबर है, जल्दी आंसर के कोई नंबर ही नहीं है? सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी करनी है अपने को। कर लो जल्दबाजी, मेरा क्या जा रहा है? मेरा कुछ जा रहा है थोड़ी, जा रहा तुम्हारा? मैं तो भैया इत्मीनान से करता हूं। और मैं आपको फिर बार बार एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लास के अंदर क्वेश्चन देने का पर्पस आपसे आंसर निकलवाना नहीं है यार, नहीं है। देखो कितने सारे आंसर आ गए, 16, 18, 4, 23, 32। थोड़ा तो अपने अंदर झांको यार। क्लास के अंदर क्वेश्चंस करवाने का पर्पस आपसे आंसर निकलवाना नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको फंडामेंटल्स को अप्लाई करना, सीखने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आंसर निकालने में मत ध्यान दिया करो यार। कब समझोगे तुम? सिर्फ इंतजार कर रहे हैं बच्चे कि यार सर आप तो आंसर बता दो, हमारा सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा कर लेंगे। वेरी बैड एटीट्यूड, वेरी बैड एटीट्यूड। और यही एटीट्यूड आपके पेपर के नंबरों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। L1, ये पुली अब की बार लिफ्ट से बंधी हुई है, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है 4 से, यानी ये पुली भी ऊपर जा रही है 4 से। कईयों ने तो यही गुंडा कर दिया होगा। L1 के दोनों सिरों को देखा, दोनों ही दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। +4 +6, L2 दूर, B को मैं नीचे मान लिया है। L2 के भी दोनों सिरे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। +4 +VB। L3 पे आ जा, दूर दूर, +4 +VB। L4 पे आ जा, ये ऊपर जा रहा है 4 से। मोटर भी तो लिफ्ट से चिपकी हुई है, यानी मोटर भी ऊपर जा रही है 4 से। तो क्या आएगा? दूर यानी +4, तरफ यानी -4, इज इक्वल टू दे रखा है dl/dt। क्वेश्चन में क्या रखा है? धागा रैप किया जा रहा है, रैप किया जा रहा है। इसका मतलब मोटर ने धागे को अपनी जेब में डाल लिया है। यानी टोटल मिलाकर के जो धागा हमारे पास बचा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए -14। तो आपको पता लगेगा कि ये तो कट गया, 10, 18 उधर गया, -32। किसी का कुछ आंसर है, किसी कुछ आंसर है। सही आंसर है कि मैंने तो नीचे माना था 32 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ओह सॉरी 16, सॉरी 2VB है, -16 आएगा तो 16 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड आएगा। सॉरी दिस इज 2VB, -32/2। बोलो भाई किस किस गलती समझ में आ गई? प्रत्युषेवदा कह रहा है मी। कम ऑन यार, कम ऑन यार। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। आज की डीपीबी में फिर दिखेंगे आपको। मोटर लिफ्ट वाला रह गया तो यही गलती होती और क्या। बहुत बढ़िया। अब सुनो, बच्चे कहां कंफ्यूज हो रहे हैं, देखना जरा। बच्चे कंफ्यूज कहां हो रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं सर ये L4 समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पंगा ये है कि यहां से लिपटता भी जा रहा है।
तो इसी का ही तो फंडा बता दिया मैंने तेरे को। L1 L2 L3 L4 तो अपने हिसाब से जैसे आज तक लिखते थे वैसे लिखने हैं, या नहीं कि ये दूर जा रहा है और ये तरफ जा रहा है, भूल जा। और जो मोटर रैप या अनरैप कर रही है वो राइट साइड में आ रखा है ना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो है सारी वेलोसिटियां, और क्या है, सारी वेलोसिटीज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। एक और क्वेश्चन, नहीं होमवर्क में दिख जाएंगे आपको, ठीक है, थोड़ा टाइम लिमिटेड है, खूब कर लिया अपन ने। वैसे तो और क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हल्का सा इसे चेंज करते हैं और पढ़ते हैं एंगुलर कंस्ट्रेंड मोशन। यानी अगर कंस्ट्रेंड में एंगल्स इन्वॉल्व होने लग जाए, अभी तक तो नहीं थे, तो फिर क्या करना है, राइट डाउन। इफ एंगल्स आर इन्वॉल्व, if angles are involved, comma, we have to take components of velocities and accelerations. We have to take components of velocities and accelerations along the string, along the string. थ्योरी खत्म कि भैया अगर एंगल्स आ जाए ना तो फिर लिखना तो वैसे ही है dl/dt को, कि तरफ जा रहा है तो नेगेटिव है और दूर जा रहा है तो पॉजिटिव है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले देखें बाद में लिखें, ठीक है। कह रखा है कि ए ब्लॉक राइटवर्ड्स जा रहा है विद सम वेलोसिटी v0 और ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, और ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब पूछा है बी की वेलोसिटी। गार्गी राठी न्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अपने फादर का नाम साथ में लिखेंगे, मदर का नाम साथ में लिखेंगे, तब बताएंगे आपको जवाब। तो क्वेश्चन क्या है, सेम वैसे ही, ये मान दिया, ये ऊपर। अच्छा कई बच्चे भी सोच सकते हैं सर जी ये कहीं खड़ा हो गया तो, कहीं हवा में आ गया तो, बी, ठीक है। मान लिया इस बंदे की वेलोसिटी है कुछ v1 नीचे की तरफ, कुछ नहीं आता मुझे सिवाय L1 L2 के, एक तीर से 100 शिकार, एक तीर से 100 शिकार। L1 के दोनों सिरों को देखो, L1 के दोनों सिरों, ये बंदा इधर जा रहा है v0 से, ये क्या धागे को कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है, ध्यान से देखो। इस बंदे की वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट कितना है, कंपोनेंट का फॉर्मूला याद करो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डायरेक्शन। सर जी कौन सी डायरेक्शन ले रहे हो, धागे की तरफ डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि मैं यही तो जानना चाहता हूं कि धागा किस रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इस वेक्टर के वैसे तो हजारों कंपोनेंट्स हैं, मैंने वो वाला कंपोनेंट निकाला जो धागे की तरफ है, कितना आया v0 cos थीटा। चूंकि ये तरफ जा रहा है इसलिए कम कर रहा होगा। तो जो लाइन लिखवाई उसका मतलब क्या था, लाइन क्या लिखवाई थी, सभी वेलोसिटीज या एक्सीलरेशंस के कंपोनेंट ले लेना अलोंग द स्ट्रिंग, बस इतना ही बताया था। L2 ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, दूर जा रहा है, प्लस v1 बराबर 0, v1 बराबर आ गया v0 cos थीटा।
तो लाइन हमने लिखवाई थी नेगेटिव कैसे आया, देखिएगा आप, इस बंदे की वेलोसिटी कोई कंपोनेंट इस तरफ है ना, तो जब बोला मैंने तरफ है तो तरफ का मतलब क्या होता है, कम करना, कम करना, कम करने का मतलब नेगेटिव तो है। अगर एंगल्स भी इन्वॉल्व होने लग जाएं, अब तक नहीं थे देखो सभी क्वेश्चंस में धागे या तो हॉरिजॉन्टल थे या वर्टिकल थे, अगर धागे टेढ़े होने लग जाएं तो आप क्या करेंगे, यू विल सिंपली टेक कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं हजारों बार, मैंने तुम्हें कहा था कंपोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फॉर्मूला है सर जी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डायरेक्शन। कौन सा वेक्टर, जिसका कंपोनेंट निकालना है, कौन सी डायरेक्शन, जिसमें कंपोनेंट निकालना है। जी हां, अगर बाय द वे यहां पर ए बंदा दूर जा रहा होता तो फिर क्या डायग्राम बनता है, ये फील करते हैं। उसके लिए मैं ए को एक पॉइंट से रिप्लेस कर रहा हूं बेटा, ये धागा, बंदा किधर जा रहा है, इधर, वी नॉट से। हम क्या चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं कि इसका कंपोनेंट धागे की तरफ कितना है, तो धागे की तरफ निकालना है तो निकाल लो, वरना धागे को एक्सटेंड करके निकाल लो। ये कितना एंगल आएगा, थीटा, इसकी तरफ तो वी नॉट कॉस थीटा, अपने दूसरे सिरे से दूर जा रहा है। सो इन दैट केस दिस वी नॉट कॉस थीटा जो कि नेगेटिव के साथ है अभी, इट वुड हैव बीन प्लस वी नॉट कॉस थीटा। ये आंसर आ गया, ठीक है। एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, प्लीज नोट दैट सब आ जाएगा यार, बुच्चा क्यों चिंता कर रहा है भाई। प्लीज नोट दैट इवन इफ वी नॉट इज कांस्टेंट, even if V naught is constant, comma, V1 will not be constant. V1 will not be constant because theta is changing. Because theta is changing. जैसे जैसे ये ब्लॉक थोड़ा आगे जाएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो एंगल है ये बदलता जा रहा है, इसलिए मान लो दे रखा हो वी नॉट कांस्टेंट है तो भी बी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ओके, करिए अगला सवाल। सवाल की लगभग हर एक लैंग्वेज आपके सामने है,
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सवाल है। ये कोई पहाड़ है जिसको बताऊंगा अभी, नाम दिया हुआ है वेज, ठीक है, वेज भी बोलते हैं इसको। एंगल 60 डिग्री, ये ब्लॉक धागा बांधा, ये पुली इससे बांधी हुई है, ये पुली इससे बांधी हुई है, यानी अगर ये फिक्स है तो इसका मतलब ये पुली भी फिक्स है। फिर ये पुली दीवार से बांध दी, यहां से बी से बांध दी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी एट दिस मोमेंट। ये पॉइंट क्यों बोलना पड़ रहा है सुन लीजिएगा। आई होप टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे ये आगे पीछे जाएगा ठीक वैसे वैसे ये एंगल भी चेंज होता जाएगा, इसलिए मुझे बोलना पड़ा एट दिस मोमेंट। और क्या बोलना पड़ा, इफ गिवन दैट बी डज नॉट गेट लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। कोई ये भी सोच सकता है कि बी किधर जा रहा है भाई साहब, तो बी हवा में नहीं जा रहा है। ये दे रखा है क्वेश्चन में कि बी जमीन से उठता नहीं है। करिए, प्रयास करिए, जो अब तक बताया उसी पर। $60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। कम ऑन, जो भी समझ में आए करिए। सर बी किधर जा रहा है, राइट में या लेफ्ट में? सेम वही बातें पुरानी। जवाब है जहां मर्जी मान लो। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब सही था, अगर आंसर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब गलत था। बस एंगल्स के अंदर कभी कभी एंगल्स बदलते रहते हैं तो पंगा पड़ सकता है। दिव्यांश अग्रवाल कह रहा है कि बी राइट वर्ड्स जा रहा है। अच्छा जी, मुझे तो नहीं लगता। तो किस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सही जवाब 24 या 6 मीटर पर सेकेंड नहीं है, सही जवाब है 12 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट टू इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। जिन लोगों ने आंसर कुछ और निकाला है 12 के अलावा, उन लोगों ने वही गलती करी है जो कि मैं चाहता था कि तुम करो। L1 के दोनों सिरों को देखो, L1 के दोनों सिरों को देखो, ये पॉइंट तो फिक्स है। इस पॉइंट की वेलोसिटी धागे की तरफ ही तो है 6, इस बंदे की वेलोसिटी धागे के अलोंग ही तो है, तो इस बंदे में काहे का कंपोनेंट लेना है यार। क्या लाइन लिखवाई थी, dl1/dt लिखना है, यानी ये देखना है कि इस लेंथ के चेंज होने की रेट क्या है। चूंकि ए की वेलोसिटी उसी धागे के अलोंग ही दे रखी है, इसलिए ए के लिए सिर्फ और सिर्फ +6 ही आएगा। तो ये 60 क्यों दिया, कंफ्यूज करने के लिए दिया और तुम कंफ्यूज हो गए। फिक्स 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 फिक्स, इधर जा रहा है, मान लिया इधर जा रहा है। अब इसका इधर कंपोनेंट, क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में, जबकि धागा कहीं और है, और हमें dl1/dt लिखना है भाई, यानी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि धागा किस रेट से चेंज हो रहा है। तो vb का इधर कुछ कंपोनेंट आएगा, क्यों, vb cos 60 डिग्री, चूंकि ये तरफ जा रहा है इसलिए -vb cos 60। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा +12, यानी कि मैंने डायरेक्शन सही मानी थी। ब्लॉक बी इज मूविंग लेफ्टवर्ड एट 12 मीटर पर सेकेंड। बोलिए किस किस को गलती समझ में आई, बैठे मत रहिए, गलती समझ में आई। बहुत सारे नमूने।
अभी भी नहीं आई हो तो रिपीट लिख सकते हैं, अभी भी नहीं आई हो तो लिख सकते हैं रिपीट, नहीं तो मैं अगला सवाल कराऊंगा। कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसकी वेलोसिटी दे इधर 6 रखी थी और धागा भी इसी लाइन में ही है, यानी एक तरीके से आपको बताऊं कि कंपोनेंट मैंने लिया है, तुमने देखा नहीं। कहां लिया सर? लिया ही नहीं ना। अबे लिया तो है 6 cos एंगल बिटवीन वेक्टर एंड धागा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड धागा 0 डिग्री है, एंगल बिटवीन। यही तो बात है गौरव शर्मा जी, ठीक करिए गलतियां, ठीक करिए गलतियां, ठीक करिए। यही चीज सिखाने की थी कि इस बंदे का कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसकी वेलोसिटी L1 के अलोंग ही तो है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टेढ़ा है ये एंगुलर कंस्ट्रेंट, है ना। ऐसे मत समझना कि यार पिछली क्लास में सारे क्वेश्चन हो गए तो वैसे हो जाएगा, लेकिन लगे रहने से हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। बट जनता क्या है, बस फालतू उम्मीद बना लेती है। जिंदगी का मजा इस क्वेश्चन में। ए नीचे जा रहा है 24 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी एट दिस मोमेंट। जो भी समझ में आए, जो कुछ भी आपको समझ में आए, इतना शानदार क्वेश्चन है, कम से कम 3 तरीकों से करके दिखाऊंगा मैं, कम से कम 3 तरीकों से। लेकिन आप इस पर मेहनत करिए, पहले जो भी गलतियां करनी चाहिए वो करिए, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी भैया, पहले बोल दिया मैंने। तो पहले यहां ध्यान दो, मेरी बात सुनो। सब लोग बताएंगे कि यहां पर कितने धागे हैं, कितने धागे हैं। एक दिख रहा है तुमको, एक धागा दिख रहा है, एक तो ये रहा, बांधा लपेटा बांध दिया। दूसरा यहां बांधा, यहां बांधा। कितने धागे? 2। इक्वेशन कितनी आएगी? 2। अननोन कितने हैं बताइए? अननोन कितने हैं बताइए? अननोन कितने हैं बताइए? अननोन कितने हैं बताइए? ज्यादातर बच्चों का जवाब है 1, लेकिन जवाब है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जब धागे 2 हैं तो इक्वेशन भी 2 आएंगी, यानी अननोन भी 2 हैं। बताओ कौन कौन अननोन है? बताओ कौन कौन अननोन है? सही जवाब आने लगे बच्चों के। 2 कंपोनेंट एक बच्चे ने लिखा है, एक ने लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ बी, एक ने लिखा वेलोसिटी इन एक्स वेलोसिटी इन वाई। बहुत बढ़िया। तो सुनो सुनो, देसी भाषा में सुनो, कौन कौन अननोन है। एक तो ये नहीं पता कि बी कितने से चल रहा है, और ये भी नहीं पता कि बी किधर चल रहा है। लिखो, 2 अननोन है भी। एक तो ये नहीं पता कि बी कितने से चल रहा है, और ये भी नहीं पता कि बी किधर चल रहा है। सर ये तो ऊपर जाएगा ना, वो तो तेरे को लग रहा है ना भाई, तेरे को लग रहा है ऐसा कि ऊपर जाएगा। जवाब है पता नहीं किधर जाएगा। लिखते जाइएगा,
पिछले क्वेश्चनों में ऐसा क्यों नहीं हुआ पंगा? पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि ये ब्लॉक सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, जमीन से उठ नहीं रहा है। अब क्या उठ गया है? तो सर उठ गया तो इसका मतलब ऊपर जा रहा ना? नहीं जा रहा। तो सर किधर जा रहा है? अभी निकल के आएगा। तो सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में ये समझने की कि जब दो धागे थे इसका मतलब दो ही इक्वेशन आएगी, इसका मतलब दो ही अननोन होने चाहिए। भाई साहब एक अननोन कैसे हो सकता है? एक अननोन कैसे हो सकता है? तो फिर दो अननोन है। कौन कौन से? कौन कौन से? एक तो ये नहीं पता कि बी की वेलोसिटी कितनी है, और ये भी नहीं पता कि बी की वेलोसिटी किधर है। ओके, अब मैं कर रहा हूं इस सवाल को। लाइन लिखेंगे सब लोग, काम की लाइन, काम की लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लाइन लिखेंगे। जब हमें किसी पार्टिकल की, राइट डाउन, जब हमें किसी पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सीलरेशन की, जब हमें किसी पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सीलरेशन की डायरेक्शन नहीं पता हो, डायरेक्शन नहीं पता हो, ये गोल्डन लाइन है, इतनी जबरदस्त, हर चैप्टर में काम आएगी, हर चैप्टर में डायरेक्शन नहीं पता हो, तो हम मानेंगे इन एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जब भी हमें ये ज्ञान नहीं हो कि ये बंदा किधर जा रहा है, तो हमें किधर मानना पड़ेगा? एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों? आओ देखते हैं। मान लो ये बात तुम्हें पता नहीं है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मानना है, और आपने कह दिया सर बी ना हमें ऐसा लग रहा है एक तो इधर जा रहा है V1 से और एक इधर जा रहा है V2 से। मान लो तुमने कह दिया ऐसा, यानी दोनों के बीच का एंगल 90 नहीं माना, मान लो। अब इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है कि तुम कोई ना कोई एंगल ही मानोगे। तो भाईजान ये तो एक ही वेरिएबल हो गया, सिर्फ V2 ही, क्योंकि V2 का कंपोनेंट ही तो V1 है। लेकिन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में खास बात यह है कि ये डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डायरेक्शन, क्योंकि V1 का कंपोनेंट इस तरफ cos 90 यानी 0 है, और V2 का कंपोनेंट इस तरफ cos 90 यानी कि 0 है। इसलिए ये फीलिंग तुम्हें धीरे धीरे आ जाएगी। अभी मेरी बात को याद कर लो। क्या? जब हमें नहीं पता हो कि बंदा किधर जा रहा है, तो किधर मानेंगे? किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मानेंगे। ओके, आइए इस क्वेश्चन को मैं करता हूं आपके लिए पहले तरीके से, जिसमें मैंने इसकी वेलोसिटी को अपने घर की खेती नहीं जिधर मान ले कोई कहता है ऊपर है, एक इधर माननी पड़ेगी तो दूसरी या तो लेफ्ट में या राइट में माननी ही पड़ेगी। किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अज्यूम करना है, और तुम जानते हो कि ज्यादातर वो डायरेक्शंस कौन सी होती है? एक्स और वाई। ये एंगल दे रखा है 37, ये इसके परपेंडिकुलर है इसलिए 53, और ये वाला एंगल भी 37। गोल्डन लाइन में ऐड करेंगे एक और गोल्डन लाइन ऐड करेंगे। एक बार हमने वेलोसिटी किन्हीं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मान ली, एक बार हमने वेलोसिटी या एक्सीलरेशन एक ही बात है, किन्हीं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मान ली, कॉमा, अब किसी तीसरी डायरेक्शन में लिखना है, तो
उन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो उन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। क्या कहना चाह रहे हो, समझा रहे हैं? एक बंदे की वेलोसिटी दे रखी है कि इधर है 4, इधर है 3, इधर है 4, इधर है 3। पूछा बता इधर कितनी है, जानना चाहते थे कि बताओ इधर कितनी है। तो लाइन क्या लिखवाई है, एक बार आपने किन्हीं डायरेक्शनों में मान ली, अब किसी तीसरी डायरेक्शन में अगर पूछा है तो दोनों के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। यानी अगर इस डायरेक्शन का नाम S है तो वेलोसिटी इन S विल बी 4 का कंपोनेंट एज वेल एज 3 का कंपोनेंट। कोई कहता है भाई जी बताना जरा, मान लो ये एंगल कोई फाई है, इस डायरेक्शन का नाम है Q, बताओ इस बंदे की वेलोसिटी अगर इधर 4 इधर 3 है तो Q की डायरेक्शन में कितनी है। अबे 5 कुछ नहीं है भाई, ये 5 नहीं है अंकल, ये 5 दिख रहा है तेरे को, 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, थीटा तो पता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, ये 5 नहीं है भाई। अरे इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आया था, भगवान जाने किधर था, मैं तो जानना चाह रहा हूं मेरी इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है। 5 नहीं है भाई आंसर। अरे यार तुम अजीब आदमी हो यार। 5 मैं जानना चाह रहा हूं इस डायरेक्शन Q में इसकी वेलोसिटी कितनी है। किसका कंपोनेंट लूंगा, 3 का या 4 का? भाई साहब दोनों कंपोनेंट लेना है। 3 का कंपोनेंट उसकी तरफ आएगा 3 cos phi, यानी 3 cos phi से तो ये Q की तरफ जा रही है, लेकिन ये phi है, ये 90 है, इसलिए ये कितना आएगा 90 माइनस phi। तो 3 cos phi से तो ये Q की तरफ जा रही है, लेकिन 4 sin phi से पीछे भी जा रहा है। लिखते जाना। 2 शानदार गोल्डन लाइंस लिखवाई है मैंने आज। पहली कि भाई साहब आपको अगर किसी बंदे की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं पता है तो आपकी मजबूरी है कि आपको उन्हें किन्हीं 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मानना ही पड़ेगा। किन्हीं भी 2 डायरेक्शंस में नहीं, किन्हीं भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। ओके, और एक बार मुझे पता लग गई कि इधर इतनी है इधर इतनी है, अब किसी ने पूछा बता इधर कितनी है, ये कौन सी डायरेक्शन है, कोई भी रैंडम डायरेक्शन है, ये इन दोनों के नेट वाली डायरेक्शन नहीं है। धीरज पूछा यस सर नो सर तो कर दिया करो यार, 5 आंसर दिया सीधा, कुछ तो बोला करो यार, हम तुम्हारी बात का जवाब दे रहे हैं भाई, कुछ तो इज्जत करे यार। ये इसकी नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं है, इसकी नेट वेलोसिटी तो हमें पता है, इसकी नेट वेलोसिटी तो यहां कहीं है, ये 5 है। मुझसे पूछा है ये इस डायरेक्शन में पूछी है कितनी वेलोसिटी है। तो दूसरी गोल्डन लाइन हमारी ये थी कि जब हमें पता लग गया उसके बाद में किसी भी तीसरी डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है तो आपको उन दोनों के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। अभी ये बात और क्लियर होगी इस क्वेश्चन के थ्रू। फिलहाल मैं इस सवाल को कर रहा हूं आपके लिए, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सवाल है, बहुत ही कुछ सीखने का, बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत कुछ सीखने का है, और सिर्फ इस चैप्टर में नहीं हर चैप्टर में काम आएगा आपको ये। आता तो हमें कुछ नहीं है, मैं तो L1 L2 ही आता है, L1 L2 ही आता है। आजा फिक्स दूर क्या आएगा +24, क्योंकि 24 तो धागे के अलॉन्ग ही है, इसलिए इस 24 का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। और बेटर कहूं तो कंपोनेंट वैसे तो आया हुआ ही है, cos ऑफ 0 डिग्री है, ठीक है। L2 को देखना है, L2 का ये सिरा फिक्स है, L2 का ये सिरा
ऊपर जा रहा है V1 से, इधर जा रहा है V2 से। मैं जानना चाहता हूं कि ये L2 को किस रेट से कम कर रहा है, L2 की तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो जवाब दीजिएगा, V1 का कंपोनेंट लूं या V2 का कंपोनेंट लूं। L2 की डायरेक्शन में V1 का कंपोनेंट लूं या V2 का कंपोनेंट लूं। जवाब है दोनों का। V1 का कंपोनेंट इधर कितना है, V1 cos 37। L2 की डायरेक्शन में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि धागे के चेंज होने की रेट क्या है। सो V1 cos 37। नेगेटिव, नेगेटिव क्यों भैया, क्योंकि इसका वेलोसिटी इस तरफ आएगी, यानी कि उसकी लेंथ को कम करने का प्रयास कर रही है। इज इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि अभी तक dL2/dt पूरा लिखा ही नहीं है। अगर मैं जानना चाहता हूं कि इस बंदे की वेलोसिटी इधर कितनी है, तो V1 का जो कंपोनेंट आएगा V2 का भी आएगा, और V2 का भी चूंकि तरफ ही आएगा, इसलिए माइनस V2 cos 53 बराबर 0। गोल्डन चीज बताना चाह रहा हूं इस पूरे क्वेश्चन से। कौन सी, अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा है कि बंदे की वेलोसिटी किधर है, तो जवाब है किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में माननी पड़ेगी। सर क्या मैं इधर और राइट में ही मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता भाई, पहले इसको तो सीख ले। दूसरी, एक बार तुझे पता लग गया वेलोसिटी किधर किधर है, अब मैं जानना चाहता हूं इधर कितनी है, तो V1 का भी कंपोनेंट लेना है, V2 का भी कंपोनेंट लेना है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4V1 प्लस 3V2 बराबर 120। लेकिन इसमें तो दो वेरिएबल हो गए भाई साहब, V1 भी नहीं पता और V2 भी नहीं पता, तभी तो L3 जो दूसरा धागा है उसके ऊपर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। L3 बराबर कांस्टेंट dL3 बटा dt बराबर 0। राइट डाउन व्हाट इज dL3 अपॉन dt। कम ऑन, मजा आएगा आपको। ट्राई टू राइट डाउन व्हाट इज dL3 अपॉन dt। आधे घंटे लगाऊंगा कम से कम इस सवाल पर, इतना बड़ा सवाल है ये। बच्चे लिख तो रहे हैं लेकिन सबका सही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जो भी लिखना है लिखो, लिखो शाबाश लिखो। अच्छा लग रहा है मुझे, तुम लोग ये प्रयास कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। ओके चलिए, अब मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। dL3 अपॉन dt लिखना है भाई साहब। अब की बार मैं तुम्हें बोल रहा हूं एंगल्स इन्वॉल्व है, इसलिए डायग्राम को ना बहुत प्यार से देखना पड़ेगा। आजा, L3 के दोनों सिरे, ये देखना, ये बंदा, इसकी वेलोसिटी किधर है भाई साहब। अभी अभी V1 और V2 इधर ही माने थे, इसलिए अब इनको चेंज मत कर देना, ये तो जो मान लिए वो फिक्स है। ओके आजा, ये एंगल कितना है जी, 37 डिग्री। ये इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए ये कितना है जी, 53। शायद तुम्हें दिख गया होगा कि क्या गलतियां हो रही हैं। L3 के दोनों सिरों को देखो, ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा, फिक्स है। ये पॉइंट, इस बंदे की दो वेलोसिटियां हैं, धागे की तरफ कंपोनेंट लेना है, किसका लेना पड़ेगा, V1 या V2 का। जवाब है दोनों का। V1 का धागे की तरफ कंपोनेंट क्या है, V1 cos 37, और वो धागे को कम करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए माइनस। सिमिलरली V2 का कंपोनेंट क्या है, धागे की डायरेक्शन में, धागे की डायरेक्शन में, इसीलिए धागे को एक्सटेंड किया था। V2 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, V2 cos 53, और चूंकि ये वेलोसिटी धागे से दूर की तरफ है, इसलिए प्लस।
बोलो गलती समझ में आई क्या? V2 कंपोनेंट तो नीचे आ रहा है भाई, दूर दूर का मतलब है पॉजिटिव, V1 का कंपोनेंट धागे की तरफ आ रहा है इसलिए नेगेटिव। अभी गलती समझ में आई? भाविका, कार्तिक, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, लेकिन उसके लिए फिर दोनों इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी शिवांश जी, ठीक है, दोनों इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी। बता रहे वापिस बता, लिख तो लो, पहले लिख तो लो। मैंने कहा ना यार आधा घंटा लगाऊंगा, क्यों 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 उतावले हो रहे हो यार, क्यों उतावले हो रहे हो? अभी से समझ में आ जाएगा तुम्हें, सारे कुछ अभी समझना है। जब मैं आधा घंटा लगाने की बातें कर रहा हूं यार, तो तुम लोग थोड़ा तो ध्यावस तो रखो यार। तो शिवांश मैंने भी तो ये लिखी है यार, और क्या लिखी है? दोबारा समझाएंगे, दोबारा समझाएंगे। लेकिन ज्ञान क्या देना चाह रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें। जो दो गोल्डन लाइंस लिखवाई हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो ये तो एक है, ऐसे 50 क्वेश्चन आएंगे, सब में जो फंडामेंटल काम आने वाला वो मैंने तुम्हें बोला। अगर मुझे पता नहीं है कि बंदा किधर जा रहा है, तो जवाब है कि किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अज्यूम करना पड़ेगा, मजबूरी है ये। दोबारा समझा रहे हैं, डोंट वरी। इससे ज्यादा बढ़िया हालांकि मैं समझा तो नहीं सकता, पर चलो तुम कह रहे हो तो समझा देता हूं। L3 धागा सर ये दे रखा है, इसका दूसरा सिरा यानी ब्लॉक B की वेलोसिटी हमें पता है कि इधर V1 है और इधर V2 है। सर ये ना V2 से थोड़ी दिक्कत आ रही, तो V2 को इधर मान लें। भाई साहब अगर V2 को इधर मान लेंगे ना, तो जो पहले इक्वेशन लिखी हुई थी वो भी फिर चेंज करनी पड़ जाएगी। एक बार जो मान लिया उसको फिक्स रखना, फिर चेंज नहीं कर सकते। ओके, मैं क्या जानना चाहता हूं, लाइन क्या लिखवाई यार? सभी वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लिखने हैं धागे के लॉन्ग, धागे के लॉन्ग, धागे के लॉन्ग, धागे के लॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि धागे की लंबाई के चेंज होने की रेट क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ ये एंगल 37 डिग्री, ये और ये वर्टिकल है इसलिए ये 90 डिग्री, और यही लाइन आगे की तरफ आई है इसलिए ये पूरा एंगल 180 है, इसलिए 37 प्लस 90 प्लस कितना बराबर 180, उससे निकल के आ गया 53। जानना चाहते हैं कि L3 की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है। ये पॉइंट क्या कर रहा है? ये तो फिक्स है इसलिए L3 को ना तो कम कर रहा है ना बढ़ा रहा है। ये पॉइंट की दो वेलोसिटियां हैं, एक V1 cos 37, V1 cos 37 किधर आएगा? तो यार तेरे को दिख नहीं रहा है कि ये तरफ है, V1 cos 37 तरफ है, तरफ का मतलब माइनस। V2 का भी कंपोनेंट लिखना है, ये पूरी हुई नहीं अभी dl3/dt। V2 कंपोनेंट अगर तू इधर निकालेगा, क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, और कंपोनेंट का फॉर्मूला है वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड धागे की डायरेक्शन। फील नहीं आई सर, फील नहीं आई। एक और तरीका सुनो, एक और तरीका सुनो, एक और तरीका सुनो, मजा आएगा। लो, मेरा तुमसे सवाल है कि V1 का इस धागे के अलोंग क्या कंपोनेंट है जी? माइनस V1 cos 37। माइनस क्यों? तरफ है इसलिए। अगर मैं पूछूं कि V2 का कंपोनेंट निकाल, अगर मैं पूछूं कि V2 का कंपोनेंट निकाले इस डायरेक्शन में, धागे के अलोंग ही, धागे के अलोंग ही निकालना है, तो फॉर्मूला है V2 इंटू कॉस ऑफ
एंगल बिटवीन वेक्टर एंड धागा। कितना एंगल है भैया? 90 प्लस 37। और चूंकि अब की बार मैंने ये कंपोनेंट उधर लिया है, यानी ये भी तरफ जा रहा है। तरफ का मतलब अभी तो एक प्लस था और एक माइनस था। अब बता cos ऑफ 90 प्लस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते थे? cos ऑफ 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू हुआ करती थी नेगेटिव, और 90 यानी वर्टिकल लाइन के आजू बाजू cos का बन जाएगा साइन थीटा, यानी cos ऑफ 90 प्लस 37 बन जाएगा माइनस साइन 37, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वही आंसर आ जाएगा जो मैंने लिखा था। बोलो कुछ ज्यादा समझ में आया क्या? बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांश जी यही बात कर रहे हैं। बहुत जोरदार चैप्टर है, बहुत जोरदार। या तो एकदम फुर्र हवा से निकल जाएगा या फिर तुम्हें फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, और समझ में आएगा। फिलहाल सॉल्व करिए जरा, आंसर निकालिए क्या आ रहा है, आंसर निकालिए जरा क्या आ रहा है V1 और V2 की वैल्यू। ये इक्वेशन बनेगी 4V1 इक्वल टू 3V2। आंसर क्या है मेरा? V1 है कि V2 है? भाई साहब आंसर V1 और V2 का नेट रिजल्ट है। ओके, ये एक इक्वेशन थी। एक और इक्वेशन थी अभी आई थी जो, वो क्या थी रे? 4V1 प्लस 3V2 बराबर 120। सॉल्व करके निकालिएगा। V1 कितना आ रहा है रे? बच्चे कह रहे हैं सर V1 आ रहा है 15 और V2 आ रहा है 20, यानी B की नेट वेलोसिटी 25 है। अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। आइए इस सवाल को दोबारा करते हैं एक और तरीके से। आइए इस सवाल को दोबारा करते हैं एक और तरीके से जो इससे थोड़ा सा आसान है। कर दूं? ये दो इक्वेशनों को सॉल्व करके आंसर आ गया V1 की वैल्यू 15 और V2 की वैल्यू 20। आंसर आ गया कि 15 और 20 का नेट रिजल्ट है, यानी B। ये समझ में आ गया कि B कितनी अजीब डायरेक्शन में जा रहा है। सर किधर जा रहा है B? अभी बात करूंगा उसके बारे में। फिलहाल इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका कर रहा हूं। घर पे जाकर के इतनी कम से कम आधे घंटे का क्वेश्चन है, घर पे जाकर के कर क्या रहा है यार? ये पंगे क्या कर रहा है भाई? अभी मैंने कहा ना डायरेक्शन चर्चा करूंगा मैं, अभी वी नेट के डायरेक्शन की चर्चा करूंगा। अभी बहुत जोरदार चीज आएगी, देखते तो जाओ यार। अब की बार मुझे खुजली हुई, पहले देखें बाद में लिखें कि यार तुमने ही बोला है किसी भी डायरेक्शन में मान लो, तुमने ही बोला है किसी भी डायरेक्शन में मान लो। ये एंगल 37 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 37 डिग्री दे रखा है। मुझे खुजली हुई कि मैं इधर मानूंगा एक V1 या V3 कर लो इसको। मुझे खुजली हुई कि मैं इधर V3 मानूंगा और इधर V4 मानूंगा। बताओ अलाउड है क्या? मर्जी है उधर मान सकते हैं क्या? V3 और V4 घर की खेती है तुम्हारे भाई साहब, ऐसा अलाउड नहीं है, क्योंकि किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अलाउड है। इसलिए 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 एक मैं मान रहा हूं इधर V3, तो दूसरी किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ही अज्यूम कर सकते हो। इसके पीछे का कारण यह है कि अगर आप मर्जी है उन डायरेक्शनों में करते हो ना, तो भैया इफेक्टिवली आप एक ही चीज अज्यूम कर रहे हो, क्योंकि इसी का कंपोनेंट ही तो ये है। तो दो आंसर आएंगे कैसे? लेकिन दो परपेंडिकुलर में खास बात यह है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट, सो इफेक्टिवली वी हैव टू वेरिएबल्स। अब करेंगे सवाल। मान लिया एक V3 इस डायरेक्शन में जी और एक V4 उसके परपेंडिकुलर होनी जरूरी है, इसलिए 37 हो गया 74, 16 डिग्री पर मानने की मजबूरी है। करिए सॉल्व।
और वैसे ही इक्वेशन लगाइए दोनों धागों पर, L1 L2 L3, कम ऑन, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। दोनों इक्वेशन जो भी तुम सोच रहे हो मुझे लिख के दे देना चैट में। dl1/dt प्लस dl2/dt बराबर 0 एंड dl3/dt इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये तो पुराने नियम चल रहे हैं भैया, दो धागे हैं तो दो इक्वेशन आएंगी, इसमें नया क्या है। बहुत ही शानदार चीज है, बहुत दिमाग को खोल कर रख देगी, थोड़ा प्रयास कर लो। मैं जानता हूं तुम्हें जोर आएगा इसमें, बट करके देखो। भाविका जी और सोचिए थोड़ा। दिव्यांश का सही जवाब है, गुड। कर दूं? हिमांशु खतनानी, दिमाग लगाइए और रटिए मत, चीजों को रटो मत यार, रटो मत। तो प्रांशु cos 16 की वैल्यू तो निकालना सिखा चुका हूं यार, निकाल cos 16 की वैल्यू निकाल के देख। याद नहीं है तेरे को? चलिए L1 काफी बच्चों ने सही लिख दिया है, प्लस 24। dl2/dt निकालना चाह रहा हूं, यानी ये जानना चाह रहा हूं कि इस तरफ बंदों की वेलोसिटी कितनी है। तो भाई साहब किसका कंपोनेंट लिखूंगा, v3 का या v4 का? भाई साहब दोनों का, अभी भी तो बताया। v4 का कंपोनेंट आएगा v4 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड धागा 16 डिग्री। चूंकि ये तरफ है इसलिए माइनस। भाविका जी सिमिलरली v3 का कंपोनेंट, अरे भैया v3 और L2 के बीच का एंगल, v3 और L2 के बीच का एंगल, क्योंकि कंपोनेंट का फॉर्मूला है वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड धागा 74 डिग्री। और चूंकि ये भी धागे की तरफ आया है इसलिए माइनस बराबर 0। ओके, फिर से दो वेरिएबल है v4 और v3, कोई बात नहीं। दूसरी इक्वेशन L3 के लिए लिख रहा हूं dl3/dt बराबर 0। ओ भाई v3 का कंपोनेंट लिखेगा कि v2 v4 का? भाई साहब दोनों का लिखूंगा। v3 का कंपोनेंट धागे की तरफ कितना है? सर जवाब है v3 cos 0 ही, अब की बार तो सारी वेलोसिटी v3 उसकी तरफ ही है।
तरफ है इसलिए माइनस V3 cos 0 मान ले। V4 का कंपोनेंट लिखना है, V4 का कंपोनेंट लिखना है, कंपोनेंट का फॉर्मूला है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड धागा। बताइए V4 cos यहां पर क्या आएगा, सब लोग जवाब दीजिए चैट में। V4 का कंपोनेंट धागे की तरफ L3 की तरफ क्या आएगा, यहां पर क्या लिखूंगा एंगल, फटाक से जवाब दीजिए सब लोग। ये देखो श्रीराम को, श्रीराम ये तू वाला 90 डिग्री एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड धागा, वेलोसिटी एंड धागा माइनस आएगा, खैर उसको फर्क नहीं पड़ता, cos 90 एनीवे 0 होने वाला है, बराबर 0। अबे ये तो शानदार चीज आ गई यार, V3 तो 0 आ गया, V3 0 आ गया तो V4 निकाल ले, जब V3 0 है तो ये टर्म 0 हो गई। सो 24 इज इक्वल टू V4 cos 16 डिग्री। अब cos 16 डिग्री निकालना सिखाया था, cos 16 डिग्री कैसे निकालूंगा, cos ऑफ A माइनस बी, कमॉन निकालिए, cos A cos B प्लस sin A sin B, निकालिए कितना आ रहा है, निकालिए कितना आ रहा है, जवाब आएगा 24/25, रख दे 24 बराबर V4 इंटू 24/25, 24 गए, V4 आ गया 25, यानी नेट रिजल्ट है 0 और 25 का नेट रिजल्ट 25 ही है। अब ये भी आंसर 25 ही आया था। क्या हुआ, कुछ गरम गरम लग रहा है क्या? सर V3 0 आ गया, ये क्या चक्कर हुआ? बहुत आसान चक्कर है, इधर देख। अबे साले अगर इसकी कोई वेलोसिटी इस तरफ होती तो ये धागा इकट्ठा हो जाता, और अगर इसकी कोई वेलोसिटी धागे से अपोजिट में होती तो ये धागा टूट जाता। ना तो धागे को भेड़ा होने देना है और ना ही उसको तोड़ना है, इसलिए कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी नहीं चाहिए थी, इसलिए आंसर 0 आ गया। मैं क्या करूं? यानी हमारा फाइनल आंसर ये है कि बंदा हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड के साथ, देखो ये 37, 16, 53, तो ये कितना आ जाएगा 37 डिग्री। यानी मेरा फाइनल आंसर है कि बंदे की वेलोसिटी है साहब जी 25, कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट के साथ में 37 डिग्री बनाते हुए। क्या यही आंसर पहले आया था? जरा देखो, अभी अभी V1 और V2 की कुछ वैल्यू निकाली थी, देखो L2 के साथ कहां से हो जाएगा, L2 धागा तो छोटा हो सकता है ना, यहां से आ रहा है दिव्यांश शर्मा। अबे यहां धागा बांधा हुआ थोड़ा ना है, वहां धागा बांधा हुआ है, इसलिए अगर ये दूर चला तो टूट जाएगा, उसकी तरफ गया तो ये इकट्ठा हो जाएगा। यहां तो जगह है भाई, ये तो चल सकता है ना यार। अभी अभी आंसर निकाले थे, देखना जरा क्या क्या आए थे। अभी अभी आंसर निकाले थे, देखना जरा क्या आया था। इस तरफ कितना आया था रे 20, और इस तरफ आया था 15। अभी अभी आंसर निकाले थे किसी दूसरे तरीके से, तरीका कोई भी आंसर तो सेम ही होना चाहिए। यानी दिस इज वी नेट, जिसकी वैल्यू आएगी अंडर 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर यानी 25। दिस इज एंगल थीटा, tan थीटा बराबर 15/20 यानी 3/4, यानी थीटा 37। अरे वाह यार, वही तो आंसर आया जो पहले आया था। हवा निकल गई सर। कम से कम 1 से सवा घंटा, 1.5 घंटा आपको क्लास के नोट्स में दोबारा लगाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने का तीसरा और छोटा तरीका। एक कंपोनेंट धागे की तरफ लेने से फायदा है, धागे की तरफ ही तो लेने हम। तीसरा तरीका,
जो आपको घर से करना है ट्राई। तीसरा तरीका, मजा आ रहा है अभिषेक गोधारा को, मुझे भी आ रहा है। पंगा ये है कि एक तो ये नहीं पता कि ये कितने से जा रहा है और एक ये नहीं पता कि ये किधर जा रहा है। तो ठीक है, मान लिया किसी अननोन एंगल फाई पर, मान लिया किसी अननोन एंगल फाई पर कुछ वीबी वेलोसिटी से जा रहा है। अब कितने वेरिएबल हैं? जवाब दीजिए, कितने वेरिएबल हैं? 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 अरे दो ही है यार, एक तो वी भी नहीं पता और एक फाई नहीं पता। अब आप करना इस सवाल को। अब ये इजी क्यों है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन मान ली, सिर्फ एक ही डायरेक्शन मान ली। लिखो इक्वेशन, लिखो फटाफट, अगर लिख सकते हो तो लिख दो फटाक से, मजा आ जाएगा मुझे। फटाक से लिख दो, मजा आ जाएगा। यानी कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मानने की बजाय किसी अननोन, सर आप तो करते थे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मानना है, उसी का एक और अल्टरनेटिव दे रहा हूं, उसी का एक और अल्टरनेटिव है कि किसी अब तू ये कह देगा सर मैं तो ऊपर मान रहा हूं, तो फिर तो गड़बड़ हो गया काम भाई। मैंने ऊपर नहीं माना है, मैंने अननोन डायरेक्शन में माना है, इसलिए अलाउड है। लिखिए इक्वेशन, लिखिए इक्वेशन, वही L1 L2 L3 की, मजा आ जाएगा तुम्हें, एकदम फील आ जाएगी। लिख के देखो तुम। ऐसा लग रहा था कि इधर जाना चाहिए क्योंकि ये धागा यहां से खींच रहा है, तो ये बंदा कुछ यूं जाना चाहिए, इसलिए मैंने मान लिया। सर ये फाई में इधर ही मान सकता हूं क्या? जहां मर्जी मान ले भाई, जहां मर्जी मान ले। और अभी तू इक्वेशन लिख के देख, तेरे को जिंदगी में मजा आ जाएगा एकदम। क्या यार निखिल भाटिया, तू तो यार आइटम बहुत बड़े वाला है, बहुत बड़े वाला आइटम है। फंडामेंटल सोचने की कोशिश नहीं करते हो तुम यार, रटते हो, बहुत ज्यादा रटते हो बेटा, बहुत ज्यादा रटते हो यार, इसको ठीक करो। जवाब दीजिए चैट में, क्या इक्वेशन बनेगी L1 प्लस L2 बराबर कांस्टेंट के लिए और L3 बराबर कांस्टेंट के लिए? कम ऑन। वाह रे वाह दिव्यांश, तू भी क्या कम नमूना है? तू क्या कम नमूना है थोड़ा? तू बहुत बड़े वाला नमूना है। चलिए अनफॉर्चुनेट टाइम हो चुका है, अगली क्लास शुरू करनी है, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप खुद घर पे जाकर दोबारा करेंगे, ठीक है? दोबारा करेंगे खुद से। बीच का एंगल तो 74 तभी कब से ही है, चेंज थोड़ी हुआ है, वही तो क्वेश्चन है भाई। अबे क्वेश्चन वही है। जी हाँ प्रांशु जी, आपका सही जवाब है। चलिए बाकी सब लोग करिएगा, ठीक है? होमवर्क लिखिए, होमवर्क लिखिए, होमवर्क लिखिए, होमवर्क लिखिए, टाइम हो चुका है इसलिए होमवर्क लिखिए। रिपीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ क्लासरूम इन एटलीस्ट 1.5 hour। रिपीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ क्लास वर्क इन एटलीस्ट 1.5 hour। कम से कम 1.5 घंटा तुम्हें आज के लेक्चर नोट्स को देना ही है। तुम्हें लगेगा कि यार मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, अरे भाई नहीं आता यार, जेम्स बॉन्ड की औलाद नहीं हो तुम, बन सकते हो। एंड देन डू डीपीपी नंबर 28। तो नेक्स्ट डीपीपी आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगी यूट्यूब पर, और वहां से आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।